अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज नजरें रही सुप्रीम कोर्ट पर, जहां सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। जजेस के क्या रिमार्क्स सामने आए और क्या बातचीत हुई वहां पर, वो हम जानेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ होंगे। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो खबरें आज चली इस हवाले से, उसमें कुछ मुख्तसर अहवाल कुछ ऐसा ही नजर आया कि अदालत की तरफ से ये बात वाजे की गई कि मुनहरिफ रुकन वोट पोल कर सकता है, उसका वोट काउंट भी हो सकता है, और पार्टी की हिदायत ना मानने पर रुकन नाअहल भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास जो मामला है हमारे सामने, ये नाअहली की मुद्दत का है कि वो ताहयात हो या सिर्फ मौजूदा मुद्दत के लिए हो। जजेस के रिमार्क्स से जो तासुर मिला वो यही था कि अक्सर जजेस ने ताहयात नाअहली के हक में नहीं नजर आए। लेकिन हम जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को जो खत लिखा था उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है। जो उनकी तरफ से सवालात उठाए गए थे बेंच के क़याम के हवाले से, रेफरेंस फाइल होने से पहले मुकर्रर कर दिया जाना समाअत के लिए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि उसका क्या हुआ या उसकी हैसियत क्या है या अहमियत क्या है। अब फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आप आगाज़ में सुन रहे थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बड़े सवालात उठा दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार के हवाले से। उन्होंने उसको अपोजिशन का आला कार करार दे दिया, सब्सिडरी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर सियासी मामलात का भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से मुख्तसर खिताब किया, उस पर अपोजिशन ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, और आज जो उन्होंने खिताब किया है वो भी उन्होंने अपील करने के लिए किया है। लेकिन कुछ हैरत हमें इस बात पर भी हुई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातें की। तहरीक अदम एतमाद का मामला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेकी और बदी से उसको जोड़ दिया। फिर ये एक आईनी जंग है, उसमें कुरान पाक का हवाला दे के प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को कहा कि वो घरों से बाहर निकलें, कि ये जो वोट हैं ये बिक रहे हैं। लेकिन फिर एक बार अपने इल्ज़ामात को दोहराया बिकने वाले, लेकिन सबूत कोई हुकूमत की तरफ से सामने नहीं रखा गया है। सवाल ये है कि क्या ये एक आईनी और सियासी जो मामलात हैं इनके अंदर मज़हब का नाम लेकर अवाम से ताउन की अपील करना, क्या ये बात दुरुस्त है बुनियादी तौर पर? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी गर्दिश में रहा। उन्होंने कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात भी कर दी। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है, साथ ये भी कहा कि अपोजिशन के कुछ बंदे हमारे पास भी हैं। ये भी वाजे कर दिया कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप की तरफ से कहा गया कि बुज़दार के होते हुए हमारे साथ तो कम अज़ कम बात आगे नहीं बढ़ सकती। MQM ने कहा कि एक बार फिर ये बात दोहराई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब माइनस इमरान खान के साथ शायद हुकूमत बच सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ये बात पहले ही कह चुके हैं कि इत्तेहादी 25 मार्च तक हतमी फैसला करेंगे और ऐलान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने आज कहा है कि मजीद हुकूमती अरकान हमने तोड़ लिए हैं। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि मजीद खुशखबरी आपको मिलेगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 27 मार्च का जो जलसा होगा क्या वो हुकूमत को बचा सकता है, या फिर हुकूमत को पार्लियामान के अंदर ही ये लड़ाई लड़ने की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं, और हमने दावत दी है हसनात मलिक साहब को, सफ़े अव्वल के कोर्ट रिपोर्ट आनेंगे। जो कन्फ्यूजन्स हमें नज़र आ रही थी रिमार्क्स के हवाले से, जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा था आज की कार्रवाई के हवाले से, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हसनात साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ ताकि हमें गुफ्तगू करने के लिए कुछ वजाहत मिल जाए। यही जो रिमार्क्स रहते हैं, हम देखते हैं कि कोई एक जुमला कोट कर दिया जाता है तो उससे एक तासुर। अब आप बताइएगा आज की जो समाअत रही उसमें अक्सरियत जजेस की क्या राय रखी, उन्होंने क्या रिमार्क्स सामने आए? देखिए अफसा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन या डिवीज़न जिस तरह पोलिटिकल पार्टीज़ में चल रही है, इसी तरह और भी हर जगह, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब एक डाइवर्स ओपिनियन नज़र आ रही है हर इश्यूज़ पे। तो यहाँ भी हमने देखा कि ये गो के ये एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, लेकिन एक जो इखलाकी पहलू को मद्देनज़र रख के इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल कराया, और इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर था, तो वहाँ जो हमने देखा कि दो जजेस जो थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, उनका ये कहना था कि जी जो इंडिविजुअल M&A का राइट है वो सिक्योर है, और उन आर्टिकल 95 और आर्टिकल 55 के तहत वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो M&A हैं वो इलेक्शन अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। दो जजेस का ये था कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी ज़रूरी हैं अब हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इस सिस्टम के लिए, और उन्होंने कि जो पार्टी हेड की डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वोट है जो उनका है, उनकी तरफ से ये था कि ये एक इंसल्ट होगी कि
एक MNA का वोट जो है वो काउंट ही ना किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में प्रोसेस बड़ा क्लियर है, अगर आपने कुछ इसमें हवाले से कुछ करना है तो अमेंडमेंट लाएं और पार्लियामेंट में जाएं। हम जो है रीड इन मीन मतलब है कि कहाँ कि अगर जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि ये तायाद न ली, अगर लिखी नहीं गई तो उसको किस तरह रीड इन करें, ये चीज़ का भी है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ओपिनियन तो है डिवाइडेड, लेकिन मेजॉरिटी का यही है कि जी 63A में जो है वो बड़ा इस तरीके से जिस तरह हुकूमत चाह रही है तायाद नैली, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कामयाब हो सके। लेकिन उसका वो पोलिटिकली जो पर्पज़ हैं वो बहुत सारे हुकूमत की फेवर में जा रहे हैं। जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग प्रोलॉन्ग होगी तो ये है कि एक तलवार लटकी हुई है उन MNAs पे, उनको ये डर है कि क्या पता हम तायाद न लियो। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत से वकला का ये था कि पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होती, और ये क्या वजह है कि एक पोलिटिकल जिसकी कॉन्सिक्वेंस हो और एक पार्टी के इंटरेस्ट हो, उसमें चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो तो वहाँ भी रेफरेंस फाइल होता है और वो 14 दिन एक अटॉर्नी जनरल साहब उस पर आर्गूमेंट करते हैं, और उसका यही था कि ताकि जो है वो हमारे MNA इंटैक्ट रहे। यहाँ भी यही है कि जी इस प्रोसेस जब लंबा होगा तो MNAs में अनसर्टेनिटी, सियासी और नफ्सियाती तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये इसका पर्पस हुकूमत इस हद तक तो उनका अचीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिवाइडेड लगा आपको अदालती बेंच, लेकिन फिर भी ज्यादा पलड़ा आपको इस तरफ भारी नजर आया कि वो समझते हैं कि ताहियात नायली के हवाले से भी क्वेश्चंस रेज हुए और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि MNA का वोट काउंट ना करना। से कल इंपॉर्टेंट कल कर देना है क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब इस पे कल अपनी मारूजात देंगे, और मेरा ख्याल है कि उस पे कोर्ट बड़ा वाज़े जो उस हवाले से मजीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी सामने। अंदलीप साहिबा, अब आप लोगों की तरफ से अखलाकी एतबार से हर तरह से बात हो रही है, आप लोग कहते हैं कि ये लोग बिक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो जमहूरियत अटॉर्नी जनरल ने भी अपने रिटन उसमें तहरीरी जवाब में इसी तरह का सवाल उठाया। लेकिन क्या ही बेहतर ना हो कि अदालत मजीद PTI मजीद मजबूत हो जाएगा उनका अखलाकी पॉइंट, कि अगर सबूत सामने रख दिए जाए कि ये लोग हैं और ये इतने इतने पैसों में बिके और ये इसका सबूत है। देखिए अफसा, ये एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रही है कि यही तो लकूना है लॉ में। आपको याद होगा कि हमारे ये जो सेनेट के इलेक्शंस है उसमें हमने वीडियो सामने रखी, हमने केस CCP को दिया हुआ है, और उसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, साफ आप मेरे ख्याल है आपके चैनल समेत 100 चैनलों ने दिन में 10-10 दफ़ा दिखाया कि वो कह रहे हैं कि जैसे 4 करोड़ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। उसके बावजूद अभी तक फैसला नहीं आया। तो हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो आप सारे एग्री करते हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी गलत बात है, जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये करप्शन है सारी दुनिया में। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी कानून को मजबूत होना चाहिए, और याद है आपको कि सेनेट में हमने कहा कि शो ऑफ हैंड से करवा लेते हैं, और यही पार्टियां जो पहले शो ऑफ हैंड्स के फेवर में थी सारी मुकर गई। अब पहले तो चले इन्होंने कहा जी हमने दिया नहीं दिया, अब आपके सामने है सिंध हाउस में लोग बैठाए हुए हैं, वो वहाँ से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और हमजा जो शहबाज है वो कह रहा है कि हाँ हमने तो इनको देने हैं, टिकटें देनी है इनको, तो हमने तो इनको वहाँ क्यों नहीं आएंगे ये PMLN के अंदर। तो आप सोचें कि खुद मान रहा है कि जी हमने टिकटें देनी है। नहीं, ये उनके बयानात की बुनियाद के ऊपर आप लोग ये बात करते हैं। अंदलीप साहिबा, आप लोग क्या उनकी बहुत डिवाइडेड किस्म की राय आती है सामने, क्या ये सिर्फ बयानात की हद तक आप लोग बात करें? क्योंकि राजा रियाज साहब ने कहा कि हुकूमत ने एक इल्जाम उन्होंने आप लोगों के ऊपर लगा दिया कि हुकूमत ने 3 अरब की पेशकश की है वापस आने के लिए। इस पर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि राजा साहब तो वो है, वो धनिया है जो सब्जी के साथ फ्री मिलता है, उनको किसी ने क्या खरीदना। तो आप लोग ये तो तय कर ले पहले कि क्या वो खरीदे गए हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब तो वो लीड कर रहे हैं मुनहरिफ अरकान को। अगर वही शहबाज गिल के मुताबिक नहीं है बिके हुए या उनको कोई पैसे नहीं देगा, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर ये इल्जाम दोहरा रहे हैं आप लोग? देखिए अफसा, ये देखें जो आप ज़रा चेक करें कि ये पिछले 30 साल का निज़ाम कितना बदबूदार हो गया है कि आज हम बैठ के ऑगस्ट हाउस है जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द असेंबली, उसके मुतालिक ऐसे हॉर्स एंड कैटल शो जो चला हुआ है और चलता रहेगा, क्योंकि जो करते हैं वो नहीं चाहते, उनको पता है कि वो जमहूरी अंदाज से नहीं जीत सकते, वरना अब पूरे साल वो एक जलसा नहीं कर सके, मीनारे पाकिस्तान पे बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। उनका सारा तरीका कार ये है कि लोगों को खरीदना, और ये पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है ना कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था, आपको याद है, छंगा मांगा में बंद किया, फिर बेनज़ीर ने उनको
हुकूमती उठवा के वो अंदरीब साहब माजी के हवाले हैं। तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आप शायद कैटेगोरिकली को बात करेंगी, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। अच्छा हसनात साहब, आप ये बताइएगा, एक और इशू भी इस वक्त गर्दिश में है। इस ओवरऑल जो अदालती कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी रेज कर रहे हैं, वो जस्टिस फाइज ईसा का खत के हवाले से है। तो उसकी क्या हैसियत है आमतौर पर, जो खास तौर पे उन्होंने सवालात उठाए? एक तो बेंच के ऊपर रिवायत का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया, दूसरा रेफरेंस फाइल होने से पहले मुकर्रर हो जाना। क्या इसकी भी कोई मिसाल मिलती है? सवालात को कैसे देख रहे हैं आप उनके? देखिए, मेरा ख्याल है सवालात तो उनके बड़े वाइटल हैं और उन पे जो, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये इस तरह का लेटर पब्लिक ना होता तो बेहतर था। ये इदारे के लिए बेहतर नहीं है। बातें ठीक हैं कि जो बेंच की कंपोजिशन है, कम अज़ कम अब केसेस के हवाले से तो 184(3) या कोई केस है उसके लिए तो है कि चीफ जस्टिस बेंच बनाएगा 2 या 3 का। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स खामोश हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट मीन के चीफ जस्टिस एंड ऑल जजेस ऑल। अब ये है कि इसमें जो बेंचेस की कंपोजिशन और केस की फिक्सेशन, ये चीफ जस्टिस का इतना बड़ा इख्तियार है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जो जस्टिस काजी फैसल ने कहा। और मेरा ख्याल है इस पर बहुत ज़्यादा वकला की तरफ से भी, मीडिया पे भी बात हुई, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस है वो अपना इख्तियार रेगुलेट करने के लिए रजामंद नहीं है। और यही बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट, एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसने हर इदारे को रेगुलेट के लिए अपनी गाइडलाइन दी है, लेकिन अपने के लिए चीफ जस्टिस के पास इतने लामुतनाई इख्तियार हैं कि कोई भी जो बड़ा वैलिड केस है वो ना फिक्स करे। अगर करे अपनी मनपसंद कोई ऐसा केस है वो फिक्स करके अपने मनपसंद 2-3 जजेस को बिठा के फैसला कर ले। अब यहाँ भी यही मसला आ रहा है कि जो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जी आपके प्रीडेसर के, यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, उनकी ये एक रवायत थी कि सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं वो इस किस्म के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो बैठेंगे। यहाँ खैर चीफ जस्टिस साहब ने ये तो किया कि हर सूबे से एक जो जज बिलोंग करते थे उनको बिठाया बेंच में, लेकिन वो जो सीनियर मोस्ट का नहीं है। अब यहाँ जो परसेप्शन ये बनी कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कोई पिक एंड चूज की और जिस तरीके से कोई 7वें नंबर से, 8वें, 13वें नंबर से इस तरह जज, इसको ये बात की है। अब उनका ये था कि जी जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, ये बेंचेस की ये फेयरली इसको करना चाहिए। ये बातें ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें बेहतर ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ ये बात हो कि जो चीफ जस्टिस जिस तरह ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है इसको रेगुलेट होना चाहिए, और ताकि जो ये इस तरह की फेवरेटिज्म की बात होती है, पिक एंड चूज की बात होती है, अब भी इस बेंच में भी जो एक तासर ये मिला नून लीग के और भी जो लोग थे वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी जो मेजॉरिटी जजेस वो हैं जिनका माजी रहा है पनामा लीग से अभी तक 4-5 साल में, वो बहुत सारे केसेस उन्होंने पीटीआई के हक में और ये किए। अब ये एक परसेप्शन है लोगों की, उसको खात्मे के लिए मेरा ख्याल है बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए और बेंचेस के हवाले से कोई क्राइटेरिया लाजमी होना चाहिए। मैं ये आपसे वापस आके फिर पूछूंगी कि फिर जो भी अदालती फैसला आता है तो उसके हवाले से फिर कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस खत की बुनियाद के ऊपर आगे आ सकते हैं, या फिर ये खत की हद तक ही है? मंदुखेल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एक तो ये बताएगा कि अब आप लोगों की अदालत से क्या तवक्कुआत हैं? आप भी समाअत के वक्त मौजूद रहे, और ये भी बताएं कि हुकूमत अब एक अखलाकी पोजीशन ले रही है हर सतह पर। आने वाले जलसे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों से यही अपील करेंगे कि ये बड़ा गलत काम हो रहा है और ये इसके ऊपर लोगों को, आवाम को आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है इसके ऊपर? अगर पैसे चले हैं तो जो उसका जमहूरियत को, आवाम के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि ये लूटाक्रेसी और ये घोड़े, ये खरीद फरोख्त, तो ये सारी चीजें तो खुद पीटीआई ने, जहां जहांगीर तरीन का जहाज पूरे पाकिस्तान में लेके और बनी गाला में लोगों को ले आते थे और वहाँ वो मफलर पहनाते थे और ये कहते थे 1 विकेट हमने और गिरा दिया, उसको भी नहीं किया। आज मौजूदा आप काबीना पे ख्याल रखें, आधे से ज्यादा तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अगर उनमें से कुछ लोग वापस पीपल्स पार्टी है तो उस वक्त तो वो खिलाड़ी थे, विकेट थे, आज वो लोटे हो गए। पहले तो ये तजाद है। फिर ये बड़ा वाज़ेह कानून है, ये जो 63A का क्लास 4 है, और अटॉर्नी जनरल ने मीडिया के सामने भी, आज कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया है कि ये उसका क्लास 4 ये कहता है कि जो शख्स अगर पार्टी बदल दे या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट दे दे तो वो इस डिस्क्वालिफिकेशन के ज़मरे में आता है। उसकी एक प्रोसीजर है। आज यही जो मौजूद जजेस साहिबान ने सवाल कि अभी एक शख्स खड़ा हुआ ही नहीं है, एक शख्स ने फ्लोर क्रॉस किया ही नहीं, आप पहले से आ गए। चलो
मैं ये कहूँगा कि ये कहेंगे कि कानून में कमजोरी है वगैरह वगैरह। आपको याद होगा ये मोहतरमा जो बेटी है पीटीआई की हमारी बहन, रातों रात जो ना जहाँ गिलानी साहब मुल्तान में थे जुमे के दिन, वैसे कोरम पूरा नहीं होता है, वहां पे उन्होंने 33 बिल पास किए जहाँ स्टेट बैंक IMF के हवाले करने का और बहुत सारे बिल थे, क्या इसको भी कर सकते थे? और ये कोई नया तजुर्बा नहीं था, ये पहले भी पुख्तनख्वा असम्बली में 22 MP अपने निकाल चुके हैं। क्या किया उसको भी छोड़िए, अभी हफ्ता 10 दिन पहले इनकी बलूचिस्तान के सदर यार उमर साहब जो कि वज़ीर आज़म के मानो खसूसी भी थे, उन्होंने कहा 3.5 अरब रुपए में बलूचिस्तान हुकूमत बिकी है। किसी ने कोई जवाब दिया? किसी ने बताया? एक मिनिस्टर 25 करोड़ में 20 करोड़ में कुछ सीट लिए, किसी ने कोई लाई? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका अपना सूबाई सदर कह रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा वज़ीर आज़म नियाजी साहब ने यह कहा कि बलूचिस्तान में सेनेट का सीट 70 चल रहा है, और फिर 70 करोड़ के एक ठेकेदार अब्दुल कादिर को ढूंढा और उसको जब पीटीआई के टिकट दिए तो पूरे बलूचिस्तान की पीटीआई खड़ी हो गई है। तो उन्होंने वो पीटीआई का टिकट वापस लिया अब्दुल कादिर से और बाप पार्टी का टिकट दिलाया, और फिर अपने कैंडिडेट तक गवर्नर है आगा जहूर को टिकट दिए, और बाद में आगा जहूर को बाप पार्टी की हक में दस्तबरदार कर अब्दुल कादिर उस ठेकेदार को जिताया 70 करोड़ वाले के। वो भाई खुदा का खौफ माफ करो, आप मीठा मीठा हप आप और कड़वा तू ये वाली पॉलिसी तो ना करे। कानून भी आपके हाथ में, 33 बिल एक रात में भी आपने पास कराया, अपने लोटे अपने सारे चीज आपके सब चारों तरफ मिसाली मौजूद। आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है मंदोखेल साहब। मैं जब वापस आऊंगी तो मैं अंदलीब साहिबा से उनका रिस्पांस जरूर हासिल करूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, अहम समाअत, और इसके ऊपर भी बात हो रही है, और फिर जो सियासी साइड है सारे अदम एतमाद के मामले की, उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। अंदलीब साहिबा, ब्रेक से पहले जो मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, ये इतजाद को हाईलाइट कर रहे हैं और मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी तरफ से लोग आपकी तरफ जाते थे या इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही थी जिस वक्त, तो उस वक्त आप लोग कहते थे विकटें गिर गई, बड़ा फातिहाना अंदाज अपनाया जाता था। आज ऐसे ऐसे अल्फाज इन्हीं लोगों के बारे में, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान, हमने भी शोज़ किए उसके ऊपर, बड़े बाकायदा आपकी पार्टी के अंदर से इल्ज़ामात लगे थे कि कितने पैसे चले, कितना कुछ हुआ। क्या उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना ही गुस्सा आया था? क्या उस वक्त भी एक जलसा नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को? और क्या वजह कि उस वक्त अखलाकी पोजीशन नहीं ली गई थी? आप बानी अरकान में से हैं पार्टी की, आपके क्या जज्बात रहे जब पहले लोग आ रहे थे और उसको विकटे गिरना कह रहे थे, अब लोटा कहा जा रहा है? आप ओवरऑल कैसा महसूस कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर? देखें आप सोचें, आप इस वक्त जो आपके फेवरेट गैलप वगैरह हैं, जो आप सर्वेस बहुत लगाते हैं, वो भी इस वक्त जो सवाल पोज किया जा रहा है ना, सारी रिसर्च कंपनीज जो भी जा रही हैं वो एक सवाल कर रही हैं, और वो सवाल ये है कि क्या ये अदम एतमाद ज़ाती मफाद के लिए या अवामी मफाद के लिए? और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कह रही है जी इनका ज़ाती मफाद के लिए। ये अपनी करप्शन बचाने, अपने आप को बचाने निकले हुए हैं। मतलब 400 करोड़ में आप पूरी हुकूमत खरीद लें। आप सोचें कि आप 20-20 करोड़ दे के तो आप बंदों को खरीद लें, और आप कहें जी आप जमहूरियत है। मतलब इससे ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग, मैं तो कहती हूँ आपको प्रोग्राम में इस पे सारा वक्त ये कहना चाहिए। आपकी पार्टी के पास इसके सबूत हो तो अंदलीब साहिबा आइए इधर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे, सबूत सामने रखें, हम 4 घंटे की ट्रांसमिशन करेंगे। और ये सवाल मैं वजीर इत्तलात से भी कर चुकी हूँ, दीगर आपके वज़रा और अरकान से भी कर चुकी हूँ। इस सबूत क्या है इस बात का? पहली बात तो यह है कि जो हमारी ख़वातीन आई भी हैं टीवी पे, जिनको ऑफर्स हुई हैं, जिन्होंने अपनी वीडियोस भी डाली है, उन्होंने बता दिया आपको। वो टीवी पे आके कह रही है कि जी हमें ऑफर हुई, किसने ऑफर की, कैसे की, वो भी उन्होंने बता दिया। एक खातून का इंटरव्यू था, वो ये कहती हैं कि ऑफर हुई, उनसे पूछा गया किसने ऑफर की, नाम बता दे रुकन का। उनसे पूछा गया कोई रिकॉर्ड है आपके पास, उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उन्होंने नाम बताया रुकन का ऑपोजिशन के। आप फिक्र ना करें, मैं तो आपको कह चुकी हूँ कि 2 दफ़ा हमें मिला। आपने पहले भी यही कहा था, याद है ना, जब पिछले दफ़ा सेनेट इलेक्शन हुए उस वक्त हमारी मतलब इलेक्शन में जाने वाले थे और बहुत थिन मेजॉरिटी पे हुकूमत थी केपी में। 20 बंदे जिनकी वीडियोस मिल गई उनको हमने तो निकाल दिया अपनी पार्टी में से, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। वो केसेस वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, जिनकी वीडियोस भी हैं, जो कि थद्दे गिन रही हैं, और इनका बंदा बैठा हुआ पीपल्स पार्टी का साथ, तो वो कह रहे हैं जी नहीं ये तो किताबें पढ़ रहा था। वो वीडियो के अंदर वो थद्दे पड़े हुए, कहते हैं नहीं किताबें पढ़ी हुई हैं। और वो जो है MNAs और MPs
वो उस पर गिन रहे हैं, उसको बैग में डाल रहे हैं। हमने जो काम कर सकते थे एक्शन लिया, निकाल दिया। लेकिन कानून, इसीलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जी अगर ये सारे मिलके 20 साल से ये क्रिमिनल लॉ बना के उस पर हुकूमतें खरीदते रहे। मुझे बताए बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा था? बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा, हर जगह उन्होंने कहा, हर इंटरव्यू में कहा, अपनी किताब में लिखा कि उसामा बिन लादेन के से पैसे लेके नवाज शरीफ ने मेरी गवर्नमेंट टॉपल करने की, खरीदने की कोशिश की थी। ये मैं तो नहीं कह रही, ये तो 20 साल से लोग कह रहे हैं। उसके बाद अदालत पर इस तरह की तो बहुत सी बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में भी की जा रही हैं। दिलीप साहब, अब इस तरह की अगर बहस के अंदर हम इंडल्ज करेंगे तो क्या ही फायदा होगा उसका? बताएं। मंदोखेर साहब से कोई क्वेश्चन मैं करूंगी, जो आपने बात की है इमरान खान के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कहता है कि वो करप्ट नहीं है। इमरान खान के बारे में मुझे बताएं तो खुर्शीद शाह खुद नैब के मतलब 105 अरब रुपए के उन पे दिलीप साहब देखिए, तोशाखाना के ऊपर सवाल उठते हैं, फॉरेन फंडिंग के ऊपर सवाल उठते हैं। इमरान खान के ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने नवाज शरीफ को कहा कि बददियानत है, बेईमान है, उनको कहा सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट। मंदोखेर साहब, माजी जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर हुआ, जिसकी वीडियोस भी सामने आई, एक ये वजह रहती है कि आप लोगों के ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, सिंध हाउस में जो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि पैसे चल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इनकी अपनी ज़बानी बता रहा हूँ। जो इमरान न्याजी साहब ने 70 करोड़ की बलूचिस्तान की बात की, सारे मैंने आपको दलाइल के साथ बात की है। इनके सूबाई सदर की बात बताई है, और ये आ गए सादिक अमीन। वो मेरी बहन सादिक अमीन, उस जज साहब को मैं ढूंढ रहा हूँ जिसने इसको साफ किया, क्योंकि मेरे पास जो है ना अमेरिकन कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है जिसका गवाह अली ज़ैदी है। कई मरतबा मैंने असेंबली में सवाल उठाया। और फिर तोशाखाना से वो घड़ी किसने बेची 3.5 करोड़ में? जो प्रिंस किंग जो OIC के इजलास में आना था वो नहीं आया उस घड़ी की वजह से, क्योंकि इसने 2 घड़ी ऑर्डर पे बनाए थे, एक अपने लिए और एक इमरान न्याजी साहब के लिए कि आप मेरे घड़ी भाई है। और वो किसने 3.5 को, मैं नाम नहीं लूंगा, किसने 3.5 करोड़ में बेचा दुबई में। और फिर वो घड़ी कंपनी में पहुंच गई, कंपनी ने प्रिंस के साथ रब्ता किया और इसी वजह से प्रिंस आए नहीं आपके प्रोग्राम में। और ये अब आप इक्तदार में हो, जब इक्तदार से आप हटेंगे तो ऐसे खरबों रुपए आपकी दास्तानें निकलेंगी। और देखिए, सवाल सिर्फ ये है, गोल मोल करके आपके अदाद शुमार अगर पूरे है तो कल सुबह इजलास है, रेजोल्यूशन पेश करते 5 मिनट के अंदर। अगर हमने 100 नहीं पूरा किए तो आप 100 करें, मैं आपसे माफी मांग के इस शो के जरिए या कल शो रख ले और हम घर चले जाएंगे। आप जो बाजू चढ़ते हो, आप जो बाजू हिला रहे हो, आप जो गाली गलोच पे आए हो, आप जो अपना होश खो बैठे हो दुश्मनी में इक़्तिदार आज से निकलने की, खुदा का खौफ का लो। आपने अभी अपोजिशन देखा ही नहीं है। आपकी जितनी भी वजीरों की जो जबान है, चाहे शहबाज गिल का, चाहे रशीद का, ये तो सारी दुनिया ने देख ली कि अगर सीखना है तो इमरान याजीन से सीखे, अदब सीखना है तो इस शख्स से सीख ले। और फिर करप्शन की बात। मंदोखेर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब, आज ये भी हुकूमत कह रही है कि हम बड़ा सरप्राइज देंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के शेख साहब ने कहा ऑपोजिशन के अपने बंदे हमसे राब्ते में हैं। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट किस बुनियाद के ऊपर है? इत्तेहादी तो खुलकर आज बात नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी का कह दिया गया कि बात तय हो गई मामलात उनके साथ, लेकिन आज MQM ने कहा हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं है, हम नहीं कुछ कह सकते। 8 मार्च को हमने रेजोल्यूशन पेश किए और जो कानून भी लिखा हुआ है 53 सब क्लॉज 3 के तहत 14 दिन के अंदर, वो 14 दिन तो वायलेशन पहले की है। और फिर ये कहता है कि मैं दोबारा कहूंगा, अभी टाइम बहुत है, सुबह इजलास 11 बजे ये फातह खानी कर ले उस मेंबर मरून के लिए। और फिर जो रेजोल्यूशन पेश करते, अगर हमने 172 पूरे नहीं किए, हम माफी मांग ले। कल शाम किसी पैनल को आप बिठा दे, मैं दोनों हाथों से माफी मांग लूंगा PTI से। और अगर नहीं है तो आप जरूर ये रिकॉर्ड पे रखेंगे, ये सिर्फ इस रिकॉर्ड पे रखेंगे आपकी बात। जलसा रखना है और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए खुद हमें 10 अरकान की जरूरत है। 14 को तो ये खुद शोकाज दे चुका है। ये बात मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मुझे एक और अहम पॉइंट बात करनी है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर जो फवाद साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर ही सवालात उठा दिए, इसके बारे में भी हसनात साहब से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें आज की अदालती कार्रवाई के बारे में भी, और जो अरकान के मुनहरिफ अरकान के बिकने के इल्ज़ामात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो अवाम से अपील की है, इसका भी जिक्र हो रहा है। हसनात साहब, एक और जो फवाद साहब की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन की आलाकार है, सब्सिडरी उन्होंने का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। ये तासुर उनकी तरफ से ये सवाल उठाना क्या दुरुस्त है उनकी तरफ से, और बुनियादी तौर पर रोल है क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का? ये देखिए, मैंने भी कल यही सवाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से किया जब कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात की। भाई बार का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है जब भी कोई मैटर आए, 4.5-5 साल से कोई भी मैटर आया है उसमें बार ने आपकी मुखालफत की है और डट के मुखालफत की है, बल्कि पोलिटिकल पार्टी से ज़्यादा आगे। इशू ये है कि सिविल लिबर्टीज़ के जो मामलात हैं उसमें हुकूमत ने, चाहे मीडिया पे कदगने हों और भी मामलात हों, जिस तरह की और जो लॉ मिनिस्टर साहब थे उनका भी फेलियर आप कहेंगे, जो भी कहें, तो बार के साथ इनके मामलात नहीं बन सके वो, क्योंकि इनकी जो जिस किस्म का फिर जो जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस फाइल होना, उसकी एक बड़ी वजह थी कि बार ने उस पर बड़ा रिएक्ट किया। अब इवन हामिद खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पीटीआई के गालबन, और वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए। उनका एक धड़ा है पूरा बार में, लेकिन वो फुली मुखालफत कर रहा है। ये ज़रा देखना भी होगा पीटीआई को कि क्या वजह है कि बार में हमारी पेनिट्रेशन इस तरीके से हम कन्विंस नहीं कर सके, उनसे इंटरेक्शन नहीं कर सके, और सारी पार्टीज़ जो हैं वो बार के साथ उनके चल के वो अपने मकासद गेन कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट बार की, उससे अपोजिशन को फेवर मिल रही है, और मुख्तलिफ मामलात में भी बार अपोजिशन ने सपोर्ट किया है, बार ने अपोजिशन को सपोर्ट किया है। और जब अमूमन जिस वक्त हमने देखा कि एक मुश्किल टाइम था जब मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त भी बार ने जो है वो अपोजिशन को सपोर्ट किया। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को देखना होगा कि क्या वजूहात थी कि बार ये उधर हुई है, और इसमें कोई शक नहीं कि अब वो पोलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन के करीब रही है मुख्तलिफ मामलात में, और अब पीटीआई की सख्त मुखालफत रही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा जो ये हमने देखा कि जो सारा केस है वो, इसमें कोई शक नहीं इमरान खान साहब का वो बिल्कुल ठीक है कि जी टिकट्स पे लोग आए, उनको ज़्यादा रिज़ाइन कर देना चाहिए, मोरालिटीज़ पे, अखलाकियात पे। जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन पे 63 है, बिल्कुल ठीक है, आप प्रेशर रखें, लेकिन उन पे तायाद नैली या जो भी आप जाएं पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करें, उनको बिल्कुल जिस तरह मर्जी, आज जिस तरह चीफ जस्टिस आपने कहा, आप कानून बनाना तो आपका काम था। अब ये सिंपल एक्ट के जरिए 63A में ये डाल देते कि जी ये नायली तायाद हो जाएगी, तो ये उसी तरह एप्लीकेबल होता। लेकिन ये लेजिस्लेशन जो है ये फेलियर हुकूमत की तरफ से आया कि उस किस्म की वो लेजिस्लेशन नहीं कर सके कि वो अपने, अगर इस तरह की फ्लोर क्रॉसिंग या हाफ ट्रेडिंग होती तो उस पर ये जो है वो कानून ही नहीं मौजूद। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब को देखना होगा कि क्या वजह है कि हमें प्रॉपर एडवाइस क्यों नहीं दी गई कि ये मुश्किलात हमारे सामने आ सकती थी कि शुरू में हम इस किस्म की लेजिस्लेशन करते और ये हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा ना लेते। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम रीड इन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ वर्डिंग नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ जो आज मेजॉरिटी जजेस की तरफ से ये बात, मेजॉरिटी की तरफ से बात है। अंदलीप साहब, अब एक और भी मामला है, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया उसके ऊपर भी ये बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि जो अरकान मुनहरिफ हो गए, बदी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। हम आमतौर पर कई दफ़ा अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि ये तो बिल्कुल एक आईनी और सियासी मामला है, अदम एतमाद का, नंबर्स की बात है, पार्लियामान के अंदर क्या करना है। अब सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग लेकर चले गए मामला, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का आकर, जिनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है, उनका लोगों को ये कहना कि आप आए हमारे जलसे में, और मुनहरिफ होने वाले अरकान को ये कहना कि ये नेकी और बदी का मामला, ये हमें खुदा पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ये जो कम अज़ कम मामलात हैं मजहब के हवाले से, फिर उसके अलावा हुब्बुल वतनी के हवाले से, इनको अब वक्त नहीं आ गया कि इनको एक तरफ रख दिया जाए, सियासत से दूर? देखिए अफसा, यही तो इस मुआशरे में पिछले 30 साल में हुआ है कि बदी नेकी होगी और नेकी बदी होगी। आप ये सोचें कि सारे हमारे मोतबर लोग डिफेंड किसको कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं जो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार की आप बात कर रही थी, इनके जो मैंडेट है ना, इनका मिशन, ऑब्जेक्टिव, इनका मकसद हयात क्या है कि जी आपने जो रफ़ाए आमा के लॉज हैं, कानून, उनको सपोर्ट करना है। आम आदमी की ज़िंदगी जो अदालतों में ख्वार होगी उसको सपोर्ट करना है। सबसे पहले आके क्या कहते हैं कि जी ताहयात ना अहली जो है उस पर हमने पिटिशन फाइल करनी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ताहयात, मतलब सबसे पावरफुल आदमी
जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बददयानत है, बेईमान है, लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि भगौड़ा है, इश्तिहारी है, जो भाग गया अपनी पार्टी को छोड़ के, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और जो आम आदमी को बिलकते हुए जिनके करोड़ मसाइल हैं उनकी राइट्स पर नहीं फाइट कर रहे। सारे ताकतवर दूसरा सुने कि जी बेटर क्लास जेल जब आप ना दें, आप बात करें कि इनको क्यों आपने एसीज दिए हुए हैं, इनको काल कोठरियों में बाकियों की तरह मेरा बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कहा जाता है कि जी नहीं ये तो ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है। पीटीआई उसूली तौर पे क्या इस बात की उसूली तौर पे आप अंदलीब साहिबा पीटीआई का एक अहम हिस्सा होते हुए जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, बहुत ही मजहबी किस्म का उसके ऊपर नारे लिखे गए हैं, जो कि हर तरह से हमें बात करनी चाहिए मजहब की, लेकिन जहां मामला हो सियासत का, क्योंकि इससे पहले आप भी टीएलपी की तरफ से जो अल्फाज प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में इस्तेमाल किए गए उससे गुजर चुके हैं, नून लीग भी गुजर चुकी है, सारी सियासी जमातें जानती हैं कि ये बात किस तरफ चली जाती है। तो क्या इसकी उसूली तौर पर मुखालफत आपकी पार्टी में से भी नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें अपनी सियासत की, अखलाकियात की, और वो करते भी हैं हर तरह से, ऑपोजिशन को एहतसाब की बात करते थे जिसको प्रूव इतने अरसे रह के हुकूमत में नहीं कर सके, शहजाद अकबर साहब को जाना पड़ा, लेकिन वो भी चल जाता है। लेकिन अब बात मजहब के ऊपर आ गई है, इसके ऊपर उसूली पोजीशन कोई नहीं है। अंदलीब साहिबा सिंपल मेरा ये सवाल है। मेरा भी सिंपल जवाब है, मजहब क्या सिखाता है कि आप बुराई को बुराई कहें और अच्छाई को अच्छाई कहें। जब आप हॉर्स ट्रेडिंग पे उसको आप अच्छाई और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी करेंगी, तो ये वो कह रहे हैं कि आप अच्छाई को अच्छाई कहें, बुराई को बुराई कहें। मतलब आप मेरी बात वहीं आकर खत्म होंगी ब्रेक जी, चपड़ासी को 400 करोड़ रुपया अगर डालता है तो करप्शन ही नहीं है। हमजा शहबाज जाके वापस कह रहा है कि जी आज ये एक हफ्ता पहले से जहां से बात शुरू की वही खत्म होती है, वहीं पे आके खत्म होती है। अंदलीब साहिबा वहीं पर आके खत्म होती है कि आप लोगों ने अगर आपके पास सबूत हैं इन लोगों के बिकने के, तो उसके ऊपर तो बैठ के बात की जाए, फिर उनको गुनाहगार भी करार दे दिया जाए। लेकिन हालांकि ये मामला सिर्फ खुदा के तक होता है, सियासतदानों का काम नहीं है कि वो आके एक दूसरे के ऊपर मजहबी तौर पर प्रोवोक करें आवाम को, और ये बयान देकर इतने बड़े लीडर जिनकी इतनी फॉलोइंग है वो कहें कि आवाम मेरे जलसे में इसलिए आए कि मैं नेक हूं और जो मेरे मुखालिफ है वो गुनाहगार है। एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को माइनस करने की बात भी मैं वापस आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जरूर आपको वापस आके इस बारे में जरूर आपसे बात करती हूँ अंदलीब साहिबा, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वक्त थोड़ा कम है, मंदोखेल साहब क्विक रिस्पांस आपका। मैं ब्रेक से पहले जो बात करी थी कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेस्ट का प्लांटेड कह दिया। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि अब जब आप लोग एक आईनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो इस किस्म की बातें ना की जाएं, ये हुब्बुल वतनी को ना चैलेंज किया जाए या फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना किया जाए? आप मुझे बता दें कि ये सारे तमाशे किसने शुरू किए? ये शख्स जब वो 126 दिन का धरना का ये जो नामदोज पार्टी को उन्होंने तो मईशत की बात की, से करप्शन की बात की। आज करप्शन की दास्तानें इनकी अपनी बगल से निकलते जा, आज जाके नाहली का सबूत उनकी अपनी सफ़ों में से निकल रहा है। तो सवाल ये है कि और फिर अब ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और मजहब कार्ड भी वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है जिसका खुद नहीं पता, और जो ये जरदारी साहब की औलाद के बारे में उर्दू सिखा रहे, अपनी औलाद को नहीं पता, उर्दू तो छोड़िए वो रहते कहाँ ये नहीं पता। ऐसे लोगों को मजहब का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो भी गलत है मंदोखेल साहब, फिर आप लोग भी अगर कहें तो गलत है। सियासत में ये उर्दू ले आना या जातियात ले आना तो फिर दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए ना। आपके चेयरमैन भी ऐसी बात ना करें अगर आपको एतराज है प्राइम मिनिस्टर पे। एक चीज बताओ आपको, हम भी इंसान है, अगर आप 100 गालियां देंगे तो हमें भी गुस्सा आ सकता है ना। शेख रशीद ने जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कोई आप शरीफ आदमी का वजीर दाखिला का मनसब का शख्स लग रहा था या गली का कोई लोफर लग रहा था जिस तरह वो लानते दे रहा था? आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा वजीर दाखिला को इस तरह लानते लाई शो में देने के लिए? सवाल ये है कि इनकी तहजीब यही है, इनको तरबियत ऐसी मिली है 126 दिन को वो धरना पार्टी में। सवाल ये अब करना क्या है? सीधी सी बात है, मेरे एक सवाल का भी जवाब पीटीआई की हमारी बहनें नहीं दिया है। अब सवाल ये आदाद शुमार का गेम है, आदाद शुमार है। 172 आपके पास है? नहीं है। हमारे पास है, सुबह इजलास आपने बुलाया, सुबह काउंटिंग करा दे। ये इतने तमाशे अदारों को लानते दे, मलाइन करना, अदालतों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपने लोगों को तरगीब देना, और ये सारी चीजें, और जानवर कहना, पता नहीं क्या कहना।
अंदलीब साहिबा, आप वैसे आसाब के ऊपर कंट्रोल रखना, गुस्से को कंट्रोल रखना, ये सियासी लीडर्स के लिए बड़ा गौर करना चाहिए और बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। आवाम और जो नौजवान कम अज़ कम देख रहे होते हैं उन पर बड़ा डायरेक्ट असर होता है और हो भी गया सोशल मीडिया पे जो रवैये होते हैं। अंदलीब साहिबा, अब एक तरफ नेकी का दर्स है, कुछ दिनों से आप देख रही होंगी टीवी पर भी किस किस्म की बातें हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से भी गालियों का इस्तेमाल दिया जा रहा है। एक पैमरा का नोटिस हमारे शो को भी मिला हुआ है, आप लोगों की MNA आई थी, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप बताएं कि ये इस चीज़ को कम अज़ कम नहीं इसका खात्मा होना चाहिए? देखिए, मेरा तो हमेशा यही होता है कि जी आप बिल्कुल तहसीब के दायरे में रहे, लेकिन हैविंग सेड दैट, डाकू को डाकू कहना सच होता है, कड़वा होता है। एक आपका 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट बेईमान, बददियानत, भगौड़ा, उसको अगर आप चोर और डाकू और वो नहीं कहेंगे तो आप तो फिर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ बात चोर डाकू से आगे निकल गई अंदलीब साहिबा, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं कुछ अरसे से, बच्चे के ज़बान से आम हो गया ये चोर डाकू और इस तरह की बातें। कोई साबित नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये बताएं कि गालियों का नया ट्रेंड है, आप अदलिया के बारे में, इदारों के बारे में आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा था, कहीं ना जाके उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है। अंदलीब साहिबा, मैं बात कह रही हूँ चोर डाकू से आगे निकली है। आप गालियों के ऊपर जो गालियां दी जा रही हैं उसकी मुखालफत करती हैं, जो आपके सिटिंग MNA की तरफ से हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के करीबी जो तर्जुमान है उनकी तरफ से? मुझे गाली का कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देना। अगर आप चोर और गाली रिपीट नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी समझें, मैं रिपीट तो नहीं कर, चोर और डाकू का जो कहते हैं वो तो प्रूवन है। आप सबूत की बात करते हैं, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। आप मुझे बताएं और क्या बात है? सच गाली तो रिपीट नहीं कर सकती ना। मुझे ये बताएं कि कोर्ट ने इनके सारे वजीरों को जो लैंड ग्रैबर्स हैं, मतलब उस दिन मैं वो खुरम दस्तगीर के साथ बैठी थी, मैंने वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कि जी आपने गुजरावाले में डाका मारा लैंड पे और वहां आपने पेट्रोल पंप चला लिया, आपके ऊपर कोर्ट ने ये दिया हुआ है बेलों पे आपका खानदान, तो वो कहते हैं। वैसे ये बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं अंदलीब साहब एक और बात कहिएगा, MQM ने बात कह दी है कि अगर मामला कोई हुकूमत बच सकती है, दूसरी दफा रिपीट की उन्होंने बात, तो माइनस इमरान खान। ऐसी क्या वजह है कि आपकी जो इत्तेहादी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बगैर समझते हैं कि हुकूमत सर्वाइव कर सकती है, उनको माइनस क्यों करना चाह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये कहा है। मैंने अभी आमिर खान साहब का इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा है कि जी हमने बिल्कुल ये जो शहरी रहमान ने बयान दिया है कि जी हमने उनके साथ मिल गए हैं, ये क्विकली मंदोखेल साहब, आप लोगों की मीटिंग में बात रखी है MQM ने सामने? मंदोखेल साहब, कोई ऐसी बात नहीं रखी जी। मंदोखेल साहब जी, क्विक। हमारे साथ है, के 5 हमारे साथ है, पाप पार्टी के 5 हमारे साथ है, GDA के 2 हमारे साथ है। अगर हमारे साथ नहीं हुए, आप रिपोर्ट के पास शो कर ले, जो चोर की सजा मेरी सजा और बढ़े। नहीं, MQM ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को माइनस कर दें तो मामला चल सकते हैं, इस तरह की कोई बात हुई आप लोगों की जो मुलाकातें रही? लेकिन बहरहाल उसमें कहाँ कहा होगा उन्होंने, हुकूमती लोगों से जब, हुकूमती टीम से जब मिले तो उसमें कहा होगा। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपका, अंदलीब अब्बास साहब आपका भी, नात मलिक साहब खास तौर पे आज के मसरूफ दिन में आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।